नमस्कार दोस्तों। शायद मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। सभी को नमस्कार दोस्तों। और आज एक्चुअली बहुत ही पावन दिवस है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 135वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। और इस 135वें जन्म दिवस पर मैं कुछ ऐसे तथ्यों पर चर्चा करना चाहूँगा जहाँ पर एक्चुअली या जिन तथ्यों पर कम चर्चा होती है, इस पर चर्चा एक्चुअली छूट जाती है कहीं। किसी को क्वेश्चन हो तो पर बाद में लेंगे। अभी शायद कम लोग जुड़े हैं। तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और आज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गौरवशाली दिवस है और हम यह त्योहार के रूप में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन हमारे मध्य प्रदेश में मऊ में 1891 में हुआ। और जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ और उस परिस्थिति से लेके जिस शिखर को उन्होंने छुआ, वो वाकई काबिल तारीफ है। सबसे पहले जो नामकरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। अंबेडकर, अंबेडकर नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि इस शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन इस शब्द का मीनिंग क्या है? हर शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होता है। और कोई यदि उपनाम उपयोग हो रहा है तो उसका कोई ना कोई लिंकेज या मीनिंग होता है। तो अंबेडकर जो शब्द है, अंबेडकर कहते अम्बा वडे, ग्राम के आधार पर अम्बावडे से अंबेडकर, अम्बावडे के रहने वाले। अम्बावडे जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अम्बावडे एक मराठी शब्द है। हमें सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं उस शिलालेखों में शब्द मिलता है अम्बाबाडी का।
अम्बा बाडिगा। सम्राट अशोक ने यह शब्द, जितने प्राप्त शिलालेख हैं वहां हमें लगभग 2 से अधिक बार मिलता है। जो क्वींस इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद में, वहां मिलता है अम्बा बाडिगा। और टोपरा का जो शिलालेख है मेजर प्लर एडिक्ट है, वहां अम्बा बाडिज्ञा विभक्ति के साथ मिलता है। तो अम्बा बाडिगा क्या है? अम्बा बाडिगा अर्थात अम्बा अर्थात आम, बाडिका अर्थात वाटिका, अर्थात आम की वाटिका। तो आम का वाटिका के आधार पर अम्बावड़े और अम्बावड़े के आधार पर अम्बेडकर। इस तरह से इस शब्द का एक्चुअली जो मीन है, जो अर्थ है, वो है आम की वाटिका वाले। इस तरह से ये नाम आया। और बाबा साहब ने प्राथमिक शिक्षा के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुंचकर 1913 में कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया में हायर एजुकेशन एमए के लिए वो एडमिशन लेते हैं, और एमए में एडमिशन लेने के बाद एक्चुअली तो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियों की चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा शिक्षित होने की हम चर्चा करते हैं। इस शिक्षा से समाज को या देश को क्या मिला, या हमें क्या मिला? बाबा साहब की डिग्री, बाबा साहब के थॉट्स, बाबा साहब की थ्योरम्स उन्होंने दी, बाबा साहब ने जो खोज किया, उससे आम आदमी को या देश को क्या मिला? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जो एमए की जो थीसिस लिखते हैं, एक्चुअली उस समय भारत में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश साम्राज्य का राज था। और ब्रिटिश साम्राज्य भारत को एक नितांत गरीब, एक ऐसा देश जहाँ पारंपरिक रूप से कृषि होती है, यहाँ बहुत गरीबी, इस तरह का उन्होंने माइंड सेट बना रखा था। तो बाबा साहब को यह माइंड सेट, उस माइंड सेट के विरोधी थी कि भारत कभी भी गरीब देश नहीं रहा है। भारत प्राचीन काल से एक बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न देश, एक वैभवशाली देश, एक मजबूत राष्ट्र रहा है। और एमए की जो थीसिस कोलंबिया में डॉक्टर अंबेडकर जो टॉपिक लेते हैं दोस्तों, वो होता है इंडियन एशियंट कॉमर्स, भारतीय प्राचीन वाणिज्य। इस पर वो अपनी पहली थीसिस लिखते हैं और 1915 में यह थीसिस सबमिट करते हैं। इस थीसिस में वो सिद्ध करते हैं भारत पूर्व से ही, प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक हब रहा है। वो लिखते हैं इंडिया इज अ डायनेमिकल कमर्शियल हब, इंडिया इज कनेक्टेड थ्रू सी रूट to the western countries like the Roman, Italy, या European countries, and in east India is well connected through sea routes to Southeast Asian countries, Southeast Asian countries या Southeast Asia countries, and well connected to Silk Route too। और थल से भी भारत की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, और जल मार्ग से भी भारत की कनेक्टिविटी अच्छा है। और भारत प्राचीन काल से ही एक व्यापार का, वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है। तो भारत का जो प्राइड है उसके इतिहास में छुपा है। हो सकता है जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं रही हो, लेकिन उसका जो गौरवशाली इतिहास, प्राचीन इतिहास हमें देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के समय जो इतिहास देखने को मिलता है, सम्राट अशोक का जो साम्राज्य का प्रभाव उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तक हमें देखने को मिलता है। शिलालेखों में उसका उल्लेख है। तो उस पर वो चर्चा करते हैं और भारत को एक बहुत ही गौरवशाली, संपन्न और एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। यह एक्चुअली अलग प्रकार का थॉट उस समय उन्होंने दिया और भारत को एक गौरवशाली इतिहास की ओर
वो इकोनॉमिक रूप से वहां पर ले जाते हैं। बाबा साहब वहां से पीएचडी करते हैं और 1917 में पीएचडी की थीसिस भी सबमिट करते हैं। बाबा साहब शुरुआती तौर पर आर्थिक रूप से जो अर्थशास्त्र पर काम कर रहे हैं, सोशल इशू बाद में टच करेंगे। एक्चुअली हम लोग समझते हैं सोशल मूवमेंट पर ही बाबा साहब ने ज्यादा काम किया, ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट पीएचडी की थीसिस लिखते हैं उसका नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अर्थात जो भारत में ब्रिटिश राज था और भारत के अंदर जो राज्य थे उनके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। ब्रिटिश सरकार मानती थी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बाबा साहब इसको चैलेंज करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और इससे सीधे सीधे भारतीय जनता प्रभावित होती है। भारतीय जनता को इसकी भरपाई करना पड़ती है। वो सिद्ध करते एक्चुअली तत्कालीन समय में जो हमारी करेंसीज थी वो अलग अलग थी। टकसाल के हिसाब से उस समय करेंसीज ढलती थी। जो लाहौर में जो उस समय टकसाल था उसका जो कॉइन ढलता था वो अलग वजन का था। उसकी जो मेटल की प्योरिटी है, शुद्धता है धातु की, वो अलग थी। आगरा की टकसाल का अलग था, सूरत की टकसाल का अलग था, बंगाल की टकसाल का अलग था। जो सोने का जो सिक्का होता था, दो तरह की धातु उस समय प्रचलन में थी, एक सोना और एक चांदी। तो सोने का जो सिक्का था उसे मोहर कहते थे और चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया। आपने सुना होगा कि प्राचीन एक दो पीढ़ी पहले बोलते पंचम जहाज, एक्चुअली पंचम जहाज अर्थात पंचम जॉर्ज के नाम के सिक्के चलाए गए थे। तो यहां पर उस समय दो ड्यूअल मेटल, सिल्वर भी और गोल्ड, दोनों को आधार मान के यहां पर जो प्रचलन में था वो एक्चुअली सही नहीं था। उससे इन्फ्लेशन बढ़ती थी, मुद्रास्फीति बढ़ती थी और उसकी भरपाई ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों से करती थी। तो उसको चैलेंज करते हैं कि यहां पर इंडिया में जो मैनेजमेंट है, जो पब्लिक फाइनेंस है, उसको बदलना होगा। उत्तर भारत में मोहर और रुपया चल रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा जो दक्षिण भारत है वहां चलता था स्टार पैगोडा। स्टार पैगोडा का जो वजन है मात्र 52 ग्राम। जो लाहौर में समय भारत में लाहौर था, उस समय लाहौर में जो कॉइन बनता था वो 173 ग्राम, आगरा में बनता था 174 ग्राम। जब व्यापारी आपस में व्यापार करते थे तो वो व्यापारी समझता था कि मुझे मेरी एरिया की करेंसी, मेरी एरिया के जो कॉइन है उसमें ही मुझे व्यापार करने को मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्योरिटी ऑफ मेटल है, जो धातु की शुद्धता है और धातु का वजन में अंतर जो है, उससे व्यापारी उसकी भरपाई के लिए, उसके बचने के लिए वो अपने एरिया के कॉइन से व्यापार करने की प्राथमिकता देता था। तो बाबा साहब यहां पर कहते हैं कि पब्लिक मिसमैनेजमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का है उसको बदलना चाहिए और इसे प्रॉपर पब्लिक फाइनेंस किस तरह से राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच जो जो बंटवारा हो संसाधनों का, उस पर ध्यान बाबा साहब ने खींचा। 2 डिग्री करने के बाद बाबा साहब पहुंचते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन में, यूके में। और वहां पर बाबा साहब
लंदन में भी 2 डिग्रियां लेते हैं। एक डिग्री होती है डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, अनदर पीएचडी हो रही है। एक पीएचडी कोलंबिया में कर चुके, दूसरी पीएचडी यहाँ करते हैं और साथ में करते हैं बार एट लॉ। गैरिस इन एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान यूके का था, जाना माना संस्थान, वहां से बैरिस्टर एट लॉ साइमल्टेनियसली करते हैं। और इस जो टॉपिक यहाँ पर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लेते हैं। वो टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम देते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस थीसिस को बाबा साहब 7-8 भाग में बांटते हैं और यहाँ पर वो एक्चुअली एक प्रस्ताव देते हैं, अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। इस फाइंडिंग में वो सिद्ध करते हैं कि डुअल मेटेलिक सिस्टम करेंसी चल रहा है, इसको बदल के एक मेटल अर्थात सोना पर हमको निर्धारण करना पड़ेगा। वो गोल्ड एक्सचेंज, वो स्टैंडर्ड एक्सचेंज गोल्ड पे भी चर्चा करते हैं और स्टैंडर्ड गोल्ड पे भी चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड एक्सचेंज गोल्ड अर्थात जो रुपया है पहले पाउंड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो गोल्ड में कन्वर्ट होगा। ऐसी स्थिति में क्या होती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे जब रुपए छापना होता तो वो ज़्यादा रुपए छाप लेते थे और उसका जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसकी भरपाई पब्लिक की जेब से होती थी। तो बाबा साहब यहाँ पर क्लियर कट कहते हैं कि जो मॉनेटरी सिस्टम है, इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो प्रिंटिंग सिस्टम है, पहला तो एक सेंट्रलाइज ऑटोनोमस बॉडी हो, प्रिंटिंग करने वाला, मैनेजमेंट देखने वाला एक अलग विभाग हो और खर्च करने वाला अलग विभाग हो। खर्च करने वाला अर्थात सरकार जो उस समय थी वो अलग विभाग। इससे क्या होगा, जब आपातकाल में सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो वो एक्स्ट्रा मनी नहीं छाप पाएगी, जिससे आम इंसान को मुद्रास्फीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले कहते थे टकसाल हैं, सभी का सेंट्रलाइजेशन हो, इनका मुखिया एक ऑटोनोमस बॉडी हो, प्रिंटिंग एक जगह हो और खर्च वाला विभाग अलग हो। प्रिंटिंग वाला विभाग अलग हो और खर्च वाला अलग, सेपरेशन कर दिया। उस समय जो रुपया चलता था, आपको जानकर ताज्जुब हुआ, यदि आप यहाँ का रुपया लेके, यहाँ का चांदी का सिक्का लेके साउथ में जाएंगे तो उस समय साउथ में स्टार पैगोडा चलता था, उसका ग्राम, उसका जो वजन है मात्र 52 ग्राम है। तो व्यापारियों को बड़ी समस्या होती थी, व्यापार कैसे करें। तो बाबा साहब बैठकर यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रस्ताव देते हैं और गोल्ड के बदले करेंसी छापने का एक आनुपातिक प्रस्ताव रखते हैं, जिससे भारतीय लोगों को, जो उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अधिक रुपए ना छाप पाए और उस पर जो इन्फ्लेशन है वो भारतीयों को ना पेमेंट करना पड़े। जब ये थेसिस ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने रखते हैं, एक्चुअली जब पीएचडी अवार्ड होती है तो वहां पर टीम बैठती है और वो पीएचडी पर डिस्कस करती है कि आपने क्या फाइंडिंग्स दी। जब बाबा साहब ने अपना सबमिशन किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया और वहां उनसे क्वेश्चनिंग की, तो बड़ा मजेदार वाक्य वहां पर आया। थेसिस इतनी सॉलिड थी, जो भारत को एक कमजोर राष्ट्र मानते थे, उन ब्रिटिश और प्रोफेसर्स के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी कि एक भारत का व्यक्ति इस तरह की फाइंडिंग्स कैसे ला सकता है। और उस थेसिस से वो चिढ़ गए और कहा, इवन एक मेंबर ने यह भी कहा, इट इज नॉट अ एकेडमिक वर्क,
It is direct political attack on British government. It is direct attack on British economic policies and monetary system. और बाबा साहब को कहा कि इस थीसिस को आंशिक रूप से बदलाव के साथ पुनः रखिए. द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन को बाबा साहब को वापस कर देते हैं और इस थीसिस को दोबारा बाबा साहब बिना बदलाव किए एज इट इज सबमिट करते हैं. उस थीसिस को दोबारा पढ़ा जाता है. एक बहुत जाने माने प्रोफेसर होते हैं कैनन एडविन, वो से बारीकी से पढ़ते हैं और कहते हैं इट इज स्टिमुलेटिंग एंड बेनिफिशियल टू इंडिया. जो थीसिस कुछ महीने पहले लौटा दी गई थी उसी थीसिस को कहते हैं इट इज स्टिमुलेटिंग एंड बेनिफिशियल फॉर इंडिया. इट इज इकोनॉमिकल and intellectual stimulation. It is inspiration for India. और 1923 में बाबा साहब को पीएचडी अवार्ड होती है और 1923 तक बाबा साहब को पैरेलली बैरिस्टर एट लॉ भी अवार्ड होती है. 1923 में बाबा साहब भारत आते हैं. तत्समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति रहे. आप सोचिए 1923 1891 में जन्मा व्यक्ति मात्र 32 साल में दो पीएचडी, वो भी विश्व के सबसे रेप्यूटेड संस्थान से हासिल करते हैं. और जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जो उन्होंने किताब दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाया कि आपकी जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको आप बदलिए. सरकार को यह बात समझने में पूरे 11 साल लगे और डायरेक्ट इस पर समझ विकसित नहीं हुई. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉयल कमीशन स्टेब्लिश किया इंडिया के लिए हिल्टन यंग की अध्यक्षता में. हिल्टन यंग भारत आया, भारत में तमाम जगह घूमा फिरा, उसने लोगों से मिला, अर्थशास्त्रियों से मिला और बाबा साहब से मिला. बाबा साहब ने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस वहां सबमिट की. और एक समय ऐसा आया कमीशन के पास में, कमीशन में जितने सदस्य थे सबके पास एक एक प्रति द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन की एक एक प्रति थी. जब एक कमीशन इंग्लैंड गया, वापस गया यहाँ से, और उसने वहां रिपोर्ट सबमिट की तो पाया कि बाबा साहब ने जो अपनी थीसिस में कहा है वो एकदम भारत की स्थिति के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति के लिए एक परफेक्ट प्लान उन्होंने दिया है. और कमीशन के शब्द हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर द आरबीआई. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा है. जो थीसिस बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए सबमिट कर रहे हैं, उस डिग्री को जो हिल्टन यंग कमीशन ने सबमिट किया गवर्नमेंट को, कहा इट इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई.
जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो बाबा साहब की एक 32 वर्षीय व्यक्ति, 32 वर्ष उम्र थी उस समय बाबा साहब की, 32 वर्षीय बाबा साहब के दिमाग की उपज है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। बाबा साहब ने कहा एक ऑटोनोमस बॉडी हो, एक ऑटोनोमस सेंट्रल बॉडी हो और जो सभी टकसालों को, सभी प्रिंटिंग मशीन्स को सब जगह नियंत्रण करे। दूसरा जो मॉनिटरिंग फंड है वो गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर हो। बाबा साहब के थीसिस को, जो बाबा साहब का जो प्लान था, हु बहू जब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर आरबीआई की स्थापना की, हु बहू बाबा साहब की जो थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन को लागू किया और भारत में इस तरह से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने बाबा साहब के 125वें जन्म दिवस पर 150 रुपए का कॉइन भी जारी किया और माना कि बाबा साहब ने ही आरबीआई को जो ढांचा है, उसका जो मूल ढांचा है, वो बाबा साहब की विजनरी सोच का परिणाम था। दोस्तों, जो आप रुपया हमारे देवास में छपता है या हमारी किसी का प्रेस नोट में छपता है, वो रुपए को लेके आप चेन्नई या भारत के किसी कोने में जाते हैं, ये बाबा साहब की विजनरी माइंड का कमाल है। अन्यथा यहाँ की टकसाल का छपा प्रिंट किया कॉइन आपको तत्समय एक्सचेंज करना पड़ता, क्योंकि उसकी प्योरिटी और उसकी शुद्धता और वजन में वेरिएशन होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो कॉइन है वो आसानी से स्वीकार्य योग्य नहीं होता। वही करेंसी स्वीकार्य योग्य नहीं थी। नेशन एक था लेकिन करेंसी स्वीकार्य योग्य नहीं थी, वेरिएशन था, एक्सचेंज करना पड़ता। साउथ में जो करेंसी उस समय बताई गई वो स्टार पैगोडा, आपने बहुतों ने नाम ही नहीं सुना होगा। स्टार पैगोडा क्या है? स्टार पैगोडा करेंसी का नाम है। उसका जो कॉइन है वो मात्र 52 ग्राम का है और जो आगरा में टकसाल में जो कॉइन प्रिंट हो रहा है, जो छप रहा है, जो बन रहा है, उसका वजन 174 ग्राम। तो आपस में लेन देन कैसे होगा? साउथ का व्यापारी दक्षिण के व्यापारी इस व्यापार कैसे करेगा? ये बाबा साहब की सोच थी कि उस समय एक देश के लिए एक मॉनेटरी सिस्टम बने जो वित्त, मौद्रिक संचालन, वित्त प्रबंधन को बिल्कुल स्वायत्त रूप में उसका संचालन करे। इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1923 तक बाबा साहब ने 1920 में जब लौट के आ गए थे, एक्चुअली उनका बीच में जो यूएसए की जो फंडिंग की थी, जो स्कॉलरशिप उन्होंने दी थी, वो सयाजी राव गायकवाड़ जो उस समय के तत्कालीन महाराज थे, उन्होंने दी थी और वो खत्म हुई। तो 1919 में वापस आए, सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर बने और वहां से अपनी इनकम की और दोबारा लंदन गए। उसी दौरान बाबा साहब की मुलाकात 1920 में साहूजी महाराज से हुई और साहूजी महाराज ने मार्च 1920 में कोल्हापुर के पास मानगांव है, वहां पर एक सभा की और वह पहली बार पब्लिकली साहूजी महाराज ने बाबा साहब के साथ एक टेबल पर बैठकर डिनर किया और एक सामाजिक संदेश दिया कि इस लड़ाई के अगुआ, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, इस समाज के इस लड़ाई के जो प्रथाओं को दूर करने के अगुआ अब आपके बीच में आ गए हैं और ये भविष्य में आपका नेतृत्व करेंगे। यहाँ पर साहूजी महाराज ने 2500 रुपए उस समय दिए और उस 2500 रुपए का बाबा साहब ने मूक नायक पेपर संचालित किया। एक्चुअली बाबा साहब उसके एडिटर नहीं थे क्योंकि वो सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो एक साथी को उसका एडिटर बनाया, लेकिन पर्दे के पीछे उसका संचालन डॉक्टर BR अम्बेडकर ही कर रहे थे।
आर्थिक सुधारों की बात करके भारत के प्राइड को दोबारा विश्व पटल पर लाने के लिए मौद्रिक नीतियों में संशोधन, वित्त प्रबंधन, राज्य और सेंट्रल का वित्तीय समायोजन, वित्त का पावर, शेयरिंग ऑफ फाइनेंस, इस पर चर्चा के बाद बृहद स्तर पर बाबा साहब 1924 में पब्लिक के सामने आते हैं और वह मौका होता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो आयोजन हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जितने बाबा साहब का मूवमेंट रहा वहां पर इस सभा का बहुत बड़ा योगदान है। इस सभा में जो डिसीजन लिए गए बाबा साहब ने वो आगे तक, जब तक वो जीवित रहे, उस पर कार्य करते रहे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जो ट्रस्टीज के कार्य समिति के अध्यक्ष बनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष बाबा साहब नहीं है, वो ट्रस्टीज के कार्य जो समिति है उसके अध्यक्ष मात्र है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष कौन है? तो बाबा साहब बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाते हैं उस समय के एक उदारविद कानूनविद रहते हैं, उदार कानूनविद सर चिमनलाल हीरालाल शीतलवाड़। क्यों बनाते हैं? बाबा साहब का मानना है विकास करना है, आर्थिक रूप से विकास करना है, शैक्षणिक रूप से विकास करना है, तो आर्थिक रूप से सभी समाजों का समायोजन जरूरी है। और यहां पर बाबा साहब 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हैं कि आपके स्कूल होना चाहिए, स्कूल खोलेंगे, पुस्तकालय खोलेंगे, आर्थिक रूप से संपन्नता लाने के लिए जो भी उस समय तकनीकी ज्ञान है, जो भी उस समय औद्योगिक ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और एक सांस्कृतिक अलख जगाएंगे और एक सामाजिक संरचना जो सामाजिक आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी उस समय नहीं थी, उसके लिए, सोशल डिग्निटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कार्य करेंगे। और इसी सभा में जो एक फेमस डायलॉग, फेमस क्वेट बाबा साहब ने दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, शिक्षित करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो इसी हितकारिणी सभा का यह डायलॉग है और इसी के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोले गए, पुस्तकालय खोले गए, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा दी गई, सोशल आइडेंटिफिकेशन, सोशल वजूद, सोशल डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए बाबा साहब ने भरपूर कार्य किया और समाज में एक चेतना आई, सोशल डिग्निटी के प्रति चेतना आई, इंडिविजुअल डिग्निटी के प्रति चेतना आई, इकोनॉमिकल जो डिपेंडेंसी थी उसके जगह इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी की बातें होने लगी। और आप दोस्तों, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कारण ही 1927 में एक बृहद जो आंदोलन हुआ चावदार तालाब को लेकर, चारदाव तालाब के पानी के उपयोग के लिए, वो 1924 में जो महाधिवेशन हुआ और इसका कार्य हुए, इसका परिणाम था। लोगों में चेतना आई, सोशल डिग्निटी जगी, इंडिविजुअल डिग्निटी आई, शिक्षा आई और हजारों की संख्या में बाबा साहब के साथ पानी के उपयोग के लिए चावदार तालाब में लोग पहुंचे। और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब की अगुवाई में लाखों लोगों ने वहां पर पानी ग्रहण करके, बाबा साहब ने पानी पी के उस तालाब का पानी का उपयोग करके ये संदेश दिया कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी सभी की है
और उस पर सभी वर्गों का, वंचित वर्गों का अधिकार है। यह केवल पानी उपयोग के लिए किया गया आंदोलन नहीं था, यह दिखाने के लिए आंदोलन था कि ये सारी संपत्तियां जो पृथ्वी पर भारत देश में हैं, उस पर सभी का हक है। और इस तरह से 20 मार्च 1927 को एक बहुत बड़ा सामाजिक सशक्तिकरण का आंदोलन बाबा साहब ने खड़ा किया। और दोस्तों, जो 20 मार्च की डेट है, उसी डेट को बाद में कालांतर में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, सोशल एम्पावरमेंट डे। वही 20 मार्च है जिस दिन बाबा साहब चावदार तालाब से पानी ग्रहण करते हैं और वो जो पुराना एक कुव्यवस्था का जो कानून था उसको तोड़ देते हैं। पहले बाबा साहब आर्थिक विषयों पर काम कर रहे हैं। 1913 से लेकर 1923 तक लगातार 10 साल। 1920 में मूक नायक वगैरह कार्य किया, लेकिन कम अवधि के लिए। 1924 के बाद सोशल मूवमेंट पे आते हैं। बाबा साहब को एक्चुअली हम सोशल मूवमेंट तक जानते हैं कि सोशल मूवमेंट के लिए बाबा साहब ने बहुत कार्य किया। 1913 से 1923 तक केवल और केवल आर्थिक विकास कैसा हो भारत का, भारत आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, उस पर फोकस किया। सोशल पर बाद में कर रहे हैं। बाबा साहब कालांतर में जो साइमन कमीशन आता है उसके समक्ष प्रपोजल रखते हैं कि यहां पर ऐसी जाति व्यवस्था है, यहां पर पब्लिक प्लेस से पानी लेने पर भी पाबंदियां हैं। साइमन कमीशन ने 14 पॉइंट्स एक शेड्यूल बनाए और 14 क्वेश्चन रखे कि आपको पब्लिक प्लेस से पानी लेने से मना किया जाता है, आपके स्पर्श से कोई अछूत होता है, आपको पब्लिक प्लेस या पब्लिक रोड या अन्य चीजों उपयोग करने से मनाही है, पाबंदी है या प्रतिबंध है कुछ समय के लिए। इस तरह 14 बिंदु बनाते हैं और 14 बिंदुओं में से यदि एक ही लागू होता है तो उस शेड्यूल में, उस अनुसूची में उस जाति का नाम लिख लेते हैं। इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार होती है। दोस्तों, आप देखते हो एक जाति एक जिले में एससी में है, दूसरे जिले में दूसरी एससी में नहीं है। तो यह भी बाबा साहब का जहां जहां अच्छा प्रचार था, बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उन्होंने एग्जैक्ट जानकारी दी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। तो वहां वो जाति शेड्यूल में हो गई, अनुसूची में दर्ज हुई, और जहां नहीं था प्रचार वहां उसको छोड़ दिया गया। इसलिए बाद में कालांतर में उसे ओबीसी में रखा गया। एक छोटी सी चूक की वजह से ये कई जिलों में इस तरह की स्थितियां बनी। आगे आके कालांतर में बाबा साहब राउंड टेबल के लिए सेपरेट इलेक्टोरल के लिए जिद करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल की प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश मान्य नहीं किया जाता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में लागू होता है, 1935 में आते आते तक बाबा साहब की जो रेपुटेशन है वो एक बौद्धिक विद्वान की का स्वरूप ले चुका था। 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हो रही बाबा साहब की किताब के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोविजंस है, जिसमें भारत का जो मॉनेटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पब्लिक फाइनेंस है, उसको भारतीयों को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किया गया। और पूरा का पूरा मास्टर है जो खाका है वो बाबा साहब की प्लानिंग का हिस्सा था। 1936 में दोस्तों बाबा साहब एनालिसिस ऑफ कास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखते हैं, और ये एक्चुअली लाहौर में एक संगठन था
जाति तोड़क मंडल, वहाँ बाबा साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उस बुलावे पर एक भाषण तैयार किया गया। लेकिन वो भाषण की प्रतियां उन्होंने पहले बुलाई और कहा यह भाषण में आप संशोधन कीजिए। वहां ब्रिटिश प्रोफेसर्स कह रहे थे थेसिस में संशोधन कीजिए। यहाँ लाहौर की जो मंडली थी वो कहते संशोधन कीजिए, इसमें ऐसा नहीं कह सकते। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, इस भाषण तो यही रहेगा। बाबा साहब ने कहा उस प्रोग्राम में हम नहीं आएंगे आपके। और जो भाषण था उसी भाषण को नाम दिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का उन्मूलन। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसी तरह आगे द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखते हैं। और इतनी महत्वपूर्ण किताब, उसमें एक सुझाव देते हैं बाबा साहब, जो कश्मीर का जो समस्या है, कश्मीर के जम्मू कश्मीर, उसमें कहते हैं कि कश्मीर को 3 भागों में हमें देखना चाहिए। लद्दाख बुद्धिस्ट बहुल क्षेत्र है, जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र और कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो इस तरह से जम्मू और लद्दाख वाले मेजर पोर्शन है 3/4, वो ऑटोमेटिकल इंडिया का पोर्शन है, इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और कश्मीर वाला पोर्शन हमारा आंतरिक मामला है। और आपको अभी देखा होगा कुछ एक साल पहले जो बाबा साहब ने पार्टीशन प्रशासनिक ढांचे के लिए सुझाए थे, उसी प्रकार उसका यूटीज बनाई गई। बाबा साहब ने और भी राज्यों को लेकर कई अवधारणाएं रखी। उस समय एक अवधारणा और रखी कि मध्य प्रदेश जो राज्य बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, इसके 2 भाग होना चाहिए। कालांतर में हुए, मध्य प्रदेश के 2 भाग हुए, छत्तीसगढ़ और स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश। बिहार के बारे में वही बात की, झारखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश के भी 3 भाग सुझाए बाबा साहब, 3 भाग होना चाहिए, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी और मिडल यूपी। महाराष्ट्र के भी 3 या 4 भाग सुझाए, विदर्भ, मुंबई के लिए सिटी स्टेट यूटीआई और एक मराठवाड़ा। तो बाबा साहब की जो समझ थी राज्यों को लेकर, एक बहुत फेमस किताब है बाबा साहब की, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, इस पर बाद में भी चर्चा करूंगा। पहले हम और उसके पहले की चर्चा कर लेते हैं। जब भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के बाद भारत के संविधान निर्माण की जब बारी आई, तब बाबा साहब को याद किया गया। और बाबा साहब को जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मसौदा तैयार करना था पूरा कि भारत का संविधान कैसा हो, बाबा साहब अपनी विद्वता पहले ही दिखा चुके थे। आरबीआई बाबा साहब के दिमाग की उपज थी। बहुत से आर्थिक सुधार ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाबा साहब के कॉन्सेप्ट से बदलना पड़े। बहुत सी मौद्रिक नीतियां, वित्त प्रबंधन, बाबा साहब की जो उनके प्लान थे, जो खाका थे, जो थेसिस थी, उसके अंदर बदलना पड़े। तो बाबा साहब यहां पर कानूनविद भी है, तो ये जिम्मेदारी जब मिली बाबा साहब को, तो उसको बड़ा बेखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। तो बहुत उसमें 7 सदस्यीय टीम थी। उस दलों ने कहा भी कि इसमें अधिकांश लोग, कोई बाहर था, कोई बीमार था, एक एक्सपायरी बीच में हुए, और पूरा का पूरा भार बाबा साहब के ऊपर आया। और बाबा साहब ने इस पर बहुत मेहनत करके इसके एक एक सेक्शन पर, एक एक अनुच्छेद पर बारीक अध्ययन, कई बहसों के बाद
एक फाइनल ढांचा, फाइनल मसौदा तैयार हुआ और संसद में पारित हुआ। आजादी के बाद बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया। आपने पढ़ा, कानून मंत्री रहते बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। एक्चुअली भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे शुरुआत में, वहां पर एक राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी एक मूल अधिकार था। अभी वो अधिकार नहीं है, वो लीगल राइट हो गया, मूल अधिकार से उसे हटा दिया गया। अवधि जो पहले 7 होते थे मूल अधिकार, वो भी वर्तमान 6 ही है। बाबा साहब ने यहाँ पर एक बहुत बृहद, खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बृहद प्लान लाते हैं। जो आज का समाज हम देखते हैं दोस्तों के पिता पुत्र पुत्री को उतना ही राइट है जितना पुत्र को है। किसी भी वारिसान या पिता की संपत्ति में पुत्री को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना पुत्र को मिलेगा। मात्र पुत्र और पुत्री का हिस्सा समान करने का सबसे पहला जो प्लान आया वो बाबा साहब के दिमाग की उपज थी। और बाबा साहब संसद में एज ए कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल लाते हैं। हिंदू कोड बिल में कई अधिनियम एक साथ थे। इसमें हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू मैरिज अधिनियम, पहले एक्चुअली बहु प्रथा, कई लोग बहु विवाह प्रथा में बंधे रहते थे। तो बाबा साहब ने कहा सिंगल स्पाउस, केवल एक पत्नी होगी और उस पत्नी को मेंटेनेंस, अडॉप्टेशन एंड सेपरेशन भी राइट होंगे। बाबा साहब संसद में बिल लाते, हिंदू कोड बिल, जो आज हमारी माताओं बहनों को जो प्रॉपर्टी में जो स्वामित्व रखने का जो अधिकार आया, प्रॉपर्टी में स्वामित्व रहने का जो अधिकार आया, वो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल से। लेकिन आप देखिए, बाबा साहब हिंदू कोड बिल को संसद में पेश करते हैं, लेकिन हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं होता। तत्समय के जो विद्वान थे, जो खासकर महिला लीडर्स थी, उन्होंने भी इस बाबा साहब का साथ नहीं दिया। और बाबा साहब पहले से ही सरकार के कुछ बिंदुओं पर असहमति दर्ज कर चुके थे। हिंदू कोड बिल लाए तो ये भी पास नहीं हो सका। तो बाबा साहब कहते हैं तो कैबिनेट की सामूहिक सहमति में मैं अपनी सहमति क्यों दूं, मुझे इससे पृथक हो जाना चाहिए, अर्थात कैबिनेट से पृथक त्यागपत्र दे देना चाहिए। और 1951 में 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि हिंदू कोड बिल महिलाओं के उद्धार के लिए जो बिल ला रहे थे वो पास नहीं हुआ। और दोस्तों, इस रिजाइन में वो 4 कारण गिनाते क्यों रिजाइन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कारण। तो बाबा साहब का मत था जो कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर पर जो पृथक संविधान बनाने के लिए उसमें प्रस्ताव आया, तो बाबा साहब ने एकदम डांट कर फटकार कर भगा दिया कि नहीं। उन्होंने कमेंट भी किया, रक्षा भारत करेगा, खाना भारत से जाएगा, अलग संविधान किस बात का। लेकिन तत्समय जो भी गलतियां हुई, बाबा साहब चाहते जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमारा आंतरिक मामला है और आंतरिक रूप से हम सही उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस मुद्दे को इंटरनेशनलाइजेशन करके उस मुद्दे को दूर कर दिया। इसके पीछे बाबा साहब ने एक कारण और बताया था। तत्समय भारत का जो बजट है वो मात्र 380 करोड़ रुपए था।
380 करोड़ रुपए का अर्थ है कोई छोटी मोटी नगर पालिका का बजट। महानगर पालिका तो ज्यादा होता है आज का। आप सर्च करेंगे गुना जैसी नगर पालिका का बजट 300 करोड़ 350 करोड़ हो। उस समय 300 करोड़ रुपए का बजट पूरे भारत देश का था 1951 का। और 380 करोड़ था। 380 करोड़ में से 5 करोड़ उसमें डिफिसिट भी था, बस खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थी। उसमें से 180 करोड़ रुपए केवल डिफेंस पर खर्च हो रहा था और मात्र 195 करोड़ सिविल एक्सपेंडिचर पर खर्च था। मतलब भारत की इनकम का आधा कमाई डिफेंस पर खर्च हो रही थी केवल कश्मीर मुद्दे को लेकर। ये उन्होंने कहा, इस पे मेरा असहमति है। दूसरा उन्होंने एलिगेशन लगाया कि संविधान लागू हुए, संविधान में प्रावधान किया कि संविधान लागू होने के बाद ओबीसी के लिए, एक्चुअली एससी एसटी के लिए तो प्रावधान हो गया था, ओबीसी आइडेंटिफाइड नहीं था कि कौन ओबीसी। तो संविधान में प्रावधान था, दिया था बाबा साहब ने, दिया है अभी भी है कि ओबीसी के लिए सेपरेट कमीशन का गठन किया जाएगा। तो बाबा साहब लिखते हैं अपने रेसिग्नेशन में कि भारत को गणतंत्र बने। भारत गणतंत्र बना 1950 में, 26 जनवरी 1950। गणतंत्र बने लगभग 1.5 साल हो गया और अभी तक आपने मेरे कई बार कहने के बावजूद ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण है। 1951 में बाबा साहब कह रहे हैं। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू कोड में कि महिलाओं के उद्धार के लिए जो मैं कानून लाया, जो बहुत महत्वपूर्ण कानून है, उसको भी आपने संसद में पारित नहीं होने दिया। ऐसी स्थिति में कानून मंत्री के पद पर एक कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता, वो रिजाइन कर देते हैं। इस रिजाइन की बदौलत ही दोस्तों 1951 में रिजाइन किया, 1953 में काका कालेलकर आयोग बनता है और जो ओबीसी को आइडेंटिफिकेशन करता है। ओबीसी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे एससी एसटी 14 पॉइंट रखे थे, काका कालेलकर ने यहाँ पे 7 या 9 पॉइंट्स रखे, 9 बिंदुओं पर जांच की। उसके आधार पर एक सूची बन के आई, उसमें भारत में लगभग आधी आबादी इस अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत मानी गई। कालांतर में मंडल कमीशन और अन्य आयोग भी बने और अभी भी उसकी लड़ाई चल रही है। तो बाबा साहब ने ओबीसी के लिए 1951 में, आज से लगभग 75 साल पहले रिजाइन किया कि मंडल कमीशन नहीं बना। हो सकता तत्समय मंडल कमीशन बैकवर्ड कमीशन यदि बन जाता तो इन जातियों का उद्धार हो सकता समय से पहले हो जाता। 1955 में फिर बाबा साहब दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ते, फिर जीत नहीं पाते। 1954 में वो राज्यसभा आते हैं और अंत तक उसी में रहते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनकर। और 1955 में, 1953 के बाद भारतीय राज्यों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगे थे। जो राज्य बने थे भाषाई आधार पर नहीं थे। वो सब बहुत से नेताओं को माना था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे तो जो इंटीग्रेशन है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश का जो उसकी सुरक्षा, उस पर खतरा हो सकता है। बाबा साहब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखते हैं, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑफ इंडिया। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। 1955 में किताब है, पतली सी।
बाबा साहब जो थॉट्स देते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो आज भी कारगर और लागू है। वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। उसका कारण देते हैं कि उससे प्रशासन सुगम होगा, स्टेट की एक भाषा होगी, और स्टेट की एक भाषा होगी तो फिर काम करने में आसानी होगी। लेकिन दूसरी भाषाओं का भी संरक्षण